तो आप यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे हैं तो देखे ही होंगे हम, नहीं क्लास भी लिए होंगे एक आध, नहीं तो फिलहाल तो आप लोग को पता है आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाएंगे, तो कुछ आप लोग को नॉलेज है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सब कुछ भूल ही गया होगा। तो उससे पहले थोड़ा हम अपना इंट्रोडक्शन दे दें, आप लोग भी जानने के इच्छुक होंगे कि सर। तो माई सेल्फ राजन विश्वकर्मा, MSc मैथ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड नेट JRF 3 times एंड करंटली डूइंग PhD DD यूनिवर्सिटी। तो फिलहाल आप लोग की सारी डाउटें क्लियर की जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरा ये पढ़ाने का फंडा है कि हम देखिए कोर्स के साथ साथ हमको ये सिखाना आप लोग को कि जो हम चीज़ पढ़ा रहे हैं वो आप लोग सीख पा रहे हैं कि नहीं। थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत स्लो चलते हैं, पढ़ाएंगे तो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज का जो लेक्चर रहेगा वो काफ़ी बेसिक है, ठीक है। तो आप लोग आज का लेक्चर एकदम अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आज का लेक्चर समझ गए तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आज का लेक्चर तो फिलहाल एकदम बेसिक ही रहेगा। क्यों, हम इसलिए मान के चल रहे हैं कि आप लोग को कुछ भी नहीं आता कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कहाँ पढ़े हैं आप लोग, इंटर में पढ़े थे, और इंटर से BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये तीसरा साल है। तो ऑटोमेटिक कोई भी चीज़ होती है, जब हम कुछ चीज़ को रेगुलर रखते हैं तब हमको याद भी रहता है। 2 साल हो गया तो ऑटोमेटिक तो भूल ही जाएगा सारी चीज़ें, हम लोग को भी भूलता है, ठीक है, तो आप लोग को भी भूलेगा। तो आप लोग को सबसे पहले मतलब देखिए बहुत बेसिक जा भी नहीं रहे, थोड़ा मतलब बताएंगे और आप लोग को सीख जाएंगे सारी चीज़ें धीरे धीरे। अगर जो कहीं कुछ भी डाउट रहेगी तो आप लोग पूछ सकते हैं बीच में, कोई भी डाउट रहेगी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो ये मत सोचिएगा कि नए सर हैं नहीं पूछेंगे, कुछ बोलेंगे डांटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे मैं ऐसे हम भी हैं, तो कहीं कुछ भी डाउट होगी तो आप लोग बेहिचक पूछिएगा, सारा डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम इसलिए पढ़ा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। सबसे पहले देखिए हम लोग BSc सेकेंड ईयर में रियल एनालिसिस पढ़ के आए होंगे। क्यों, बहुत झाव पेपर है, टफ पेपर है ना, लगता होगा। BSc सेकेंड ईयर में बच्चे जो रियल एनालिसिस से काफ़ी डरते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो पेपर हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। लेकिन अगर जो अच्छे से पढ़े तब, लेकिन पढ़े नहीं होंगे आप लोग, थ्योरम रट के गए होंगे, एग्जाम में लिख दिए होंगे और हाँ अच्छा एग्ज़ाम भी नहीं हुआ इस बार, तब तो आप लोग बहुत लकी हैं। एग्ज़ाम हुआ होता तो रियल एनालिसिस में कोई नंबर नहीं पाता है उतना अच्छा, क्योंकि मतलब हमें नहीं कह रहे हैं। जैसे आप लोग हम लोग BSc फर्स्ट ईयर में देखे होंगे सारी चीज़ें थोड़ा मैथमेटिकली होती है, अप्लाइड में होता है पोर्शन, ज़्यादा थ्योरम वगैरह नहीं होता है। ग्रुप थ्योरी में होता होगा, लेकिन रियल में आप लोग पढ़े होंगे देखते होंगे पूरा थ्योरी ही है। क्यों, इसीलिए बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं, बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम रियल एनालिसिस का ही एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, मतलब रियल एनालिसिस से जब बढ़ के आगे जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। तो अगर जो हम लोग रियल एनालिसिस का नॉलेज रहेगा तभी हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सीख पाएंगे। तो ऐसा नहीं है हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सीख, साथ में जो रियल एनालिसिस की चीज़ें यूज हो रही है आप लोग को वो भी साथ साथ बताते चलेंगे, ताकि आप लोग ईजिली समझ पाएँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं, चल रहा है ना ये, ठीक। नंबर सिस्टम मेरा तो चाक पे लिखने का प्रैक्टिस था, फिलहाल देखते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी में भी चौक पे ही लिखते हैं। देखिए नंबर सिस्टम आप लोग को सभी लोग को पता होगा, बस हम इसलिए थोड़ा नोटेशन की वजह से बता रहे हैं। जैसे बहुत जगह ऐसे यूज होता है तो बच्चे परेशान होते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू, ठीक है। ये भी बताएंगे कि ये सारी चीज़ें क्यों यूज हो रही है एक्सटेंडेड में, हम लोग को उससे आप लोग परेशान नहीं हो, सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा धैर्य रखिए और बस हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग समझ ही जा रहे होंगे। सबसे पहला आप लोग जानते हैं मतलब नंबर सिस्टम स्टार्टिंग होता है नेचुरल नंबर से, ठीक है। नेचुरल नंबर सभी लोग देखिए 2 चीज़ें होता है, एक जब हम लोग लो मतलब जैसे BSc वैसी की चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें नेचुरल नंबर सिंपल ऐसे रहता है, और कहीं कहीं जब देखेंगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे
तो ऐसे थोड़ा कट कर देता है, ये एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर है, तो दोनों सेम ही मीनिंग है बट रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाता है, तो इससे आप लोग परेशान मत होइए। कभी कभी मान लीजिए हमसे भी ऐसे लिख जाएगा तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है, बता दे रहे हैं। जैसे हम लोग जो तैयारी किए हैं नेट जेआरएफ में जो पढ़े हैं, पढ़ाते भी हैं, उसका तो हम लोग ये बेसिकली ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे जेड को ऐसे, रियल नंबर को ऐसे, ठीक है, और ऐसे, तो परेशान मत होइएगा। इसका मतलब रेशनल ही है, रियल है, नेचुरल है, इंटीजर है, ठीक है, बस। चलिए, अब नेचुरल नंबर तो आप लोग को सबको पता ही होगा, क्यों पता है ना? काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर, जो चीज़ों को हम लोग काउंट कर सकें, क्यों? तो जनरली हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाइए। उसके बाद में होल नंबर तो बताते नहीं, होल नंबर उसमें क्या होता है, जीरो ऐड कर देते हैं, हम आते हैं इंटीजर पे, इसलिए बता रहे कि अभी इसका यूज होगा सारी चीज़ें। इसलिए देखिए, कभी कभी हम कोई भी थ्योरम्स प्रूव करवाएंगे या कुछ निकलवाएंगे, आप लोग रियल एनालिसिस से पढ़ते हैं, सुप्रीमम इन्फीमम निकालना सिखाए होंगे, तो ऐसे लिखा रहता है ना कि कोई सेट है ऐसे n/n+1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कितने बच्चे तो समझ में नहीं पाते ये सेट है क्या, तो कहाँ से निकाल पाएंगे? हमें नहीं कह रहे कि आप लोग मतलब नहीं समझ पाते, आप लोग बहुत होशियार हैं, समझदार भी हैं। तो इसका मतलब n कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो 1 2 3 n कहाँ से आ सकता है? या तो 1 2 3 ये सारी वैल्यू रखेंगे तो हमको सेट मिलेगा, ठीक है, तो ध्यान से, इसीलिए हम ये रिप्रेजेंटेशन के लिए ही आप लोग को बता रहे हैं। चलिए, इंटीजर में हम लोग जानते ही हैं कि नेचुरल नंबर आता है, जीरो आता है, और नेचुरल नंबर का नेगेटिव पार्ट, क्यों? जैसे 0 ±1, थोड़ा लिखने में हमको प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं, सही हो जाएगा। समझ में अगर जो कोई भी नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, हम उसको बता देंगे। देखिए, कुछ अभी इसमें आप लोग की भी कहीं डाउट होगी, अभी हम पूछते हैं, बताते भी हैं, आप लोग को सारे डाउट है। रेशनल नंबर हम लोग जानते हैं, रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p/q, q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0, और pq कहाँ से आते हैं? इंटीजर से। जनरली हम जो पी लेते हैं या नेचुरल से आते हैं, एक इंटीजर से एक नेचुरल से, तो बात वही हो जाएगा बराबर। लेकिन क्यों हमारा कैसा रहना चाहिए? नॉन जीरो। और इसका एक डिफिनेशन है कि मान लीजिए, तो सिंपल हम लोग निकाल सकते हैं, बट इसका एक और डिफिनेशन है, ये क्या होता है? रिकरिंग होता है और टर्मिनेटिंग होता है। इसका जब डेसिमल फॉर्म में देखेंगे तो ये, जैसे देखिए, कोई भी नंबर लिखे, मान लीजिए 1.3333, ये अपनी सारी वैल्यू को रिपीट कर रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। और मान लीजिए कोई वैल्यू ऐसे लिखे 1.3472, ये खत्म हो गया ना, ये खत्म हो गया, इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। मतलब ये अपना डेसिमल एक्सपेंशन क्या कर रहा है? टर्मिनेट कर रहा है, खत्म हो जा रहा है, ये भी क्या होगा? रेशनल। इसलिए बता रहे हैं कि इसका आगे यूज होगा, अभी बता रहे हैं। और ये 1.33 ये खत्म ना होता जाए, चलता जाए, लेकिन तब भी ये सारी अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। तो साइड में लिख लीजिएगा कि ये क्या होता है? रिकरिंग होता है और टर्मिनेटिंग होता है। मतलब ये खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, और अपनी वैल्यू को रिपीट भी करता है। चलिए, दोनों में से या तो ये या तो ये, ऐसा नहीं जो दोनों नेसेसरी है कि अगर जो मान लीजिए वैल्यू ही रिपीट करे तब भी रेशनल, और खत्म हो जाए लास्ट में तब भी, ठीक है। इरेशनल नंबर, इरेशनल को हम जनरली क्यों कॉम्प्लीमेंट से, कॉम्प्लीमेंट तो समझ ही रहे हैं ना, आप लोग सेट पढ़े होंगे। तो ये क्या होता है? वैसे जनरली हम नोटेशन में लिख दे रहे हैं। क्यों कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कि जो ऐसे नंबर का कलेक्शन जो क्या हो? रेशनल ना हो, मतलब ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर ना हो। और फिर इसका जो एक और डिफिनेशन है, ये क्या होता है? ये आपका नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है। देखिएगा ध्यान से, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लिख लीजिएगा, ये दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होना चाहिए। मान लो कोई वैल्यू रिकरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रेशनल इरेशनल नहीं होगा। इसके लिए दोनों होना चाहिए। कंडीशन क्या होना चाहिए? नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 1.37248
देखिए ये अपने वैल्यू को रिपीट कर रहा है नहीं, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल। और मान लीजिए यहाँ टर्मिनेट हो गया तो रेशनल। अच्छा इसमें कुछ जैसे आप लोग कुछ एग्जाम्पल हमें बताइए आप लोग। जैसे हम लोग जानते हैं कि इसको p/22/7 ये तो रेशनल नंबर है ना, और पाई की वैल्यू क्या होती है? हाँ पाई की वैल्यू जो देखो आप लोग बहुत से मोस्टली बच्चे, हमें नहीं कह रहे हैं कि आप लोग को पता नहीं है, सब पता है, लेकिन बहुत से कन्फ्यूजन्स होते हैं। जैसे पाई की वैल्यू सब लोग 22/7 होता है, ये एक्चुअली होता नहीं है। क्यों? पाई की वैल्यू 3.14 डैश चलता जाता है, वो टर्मिनेट नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो क्या हो जाएगा इरेशनल। जबकि ये क्या होता है टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, डेसिमल मतलब डिवाइड करेंगे तो कुछ पॉइंट तक जाएगा फिर टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है अप्रॉक्स 22/7 होती है, ठीक है। तो जो भी कहीं लोअर क्लास में आप लोग भी पढ़ाते हैं या छोटे बच्चे हों तो उन लोग को ये कहिएगा कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। अरे दोनों इक्वल कैसे होंगे? दोनों इक्वल मतलब क्या? रेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल, ऐसा कभी पॉसिबल है? तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स होती है इसके, ठीक है। और भी बहुत सारी वैल्यू है, जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, जो भी होता है। ऐसे ये सारे क्या होते हैं टर्मिनेट नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे इरेशनल। और ई की भी वैल्यू जानते हैं आप लोग 2.718 होती है, 2.718 जो भी हो, ये भी क्या होता है, ये आपका क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। देखिए ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना तो रिकर कर रहा है अपनी वैल्यू को, तो ये भी क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। चलिए अब बात आता है रियल। रियल नंबर क्या होता है जी? ऐसे नंबर जो दोनों का कंबाइन हो, ठीक है। यहां तक तो सब लोग जानते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। लिखना है तो लिख लीजिए, इसको हम मिटाते हैं। अब कोई लिखना चाहे तो आज की जितने भी मतलब टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोग अच्छे से समझिए, और थोड़ा भी डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं आज सारी डाउट है आप लोग को सही रहेगा, तभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझ पाएंगे। कोई ज़बरदस्ती जोर नहीं है, आप लोग को लिखने का मन नहीं है तो मत लिखिए, ठीक है। नहीं कि अरे सर डर के मारे लिख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। सब आप लोग जानकार हैं, आप लोग को सब पता है, बट थोड़ा सा हम चीज़ें रिमाइंड कर रहे हैं ताकि याद आ जाए। हम लोग मान लीजिए हम थोड़ा आगे बढ़ के चला दे तो पीछे बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे। हम लोग खुद पढ़े, हम जानते हैं, BSc मतलब हम भी किए हैं BSc, तो हम लोग को पता है सारी चीज़ें कि क्या प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट लाइफ में। हो गया? चलिए अब डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करना भी सही नहीं था ना, इसीलिए ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब देखिए अभी तक तो हम लोग पढ़े रियल नंबर, इससे ये हम लोग कंक्लूजन निकालें कि जो नेचुरल नंबर होता है किस में है कंटेन है इंटीजर में। क्यों? और इंटीजर किस में कंटेन है रेशनल में, और रेशनल किस में कंटेन है इरेशनल में। कैसे होगा? इरेशनल हटके रियल में कंटेन होगा। अब ये किस में कंटेन होगा इरेशनल अलग हटके, इरेशनल का कोई भी नंबर इसमें नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब ये अगर जो हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर हुआ, क्यों हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर होगा, और हर एक इंटीजर क्या होगा रेशनल, और हर एक रेशनल रियल नंबर। बट अपोजिट कह सकते हैं? अपोजिट नहीं कह सकते। कैसे? कि हर एक रेशनल नंबर जरूरी नहीं इंटीजर हो,
ठीक है। तो ये आप लोग जानते हैं, यहाँ हम इसका लिखने का मतलब समझ रहे हैं ना कि क्यू किसमें कंटेन है, आर में। देखिए हर एक इरेशनल नंबर क्या होगा, रियल नंबर, लेकिन क्यू का रिलेशन इनसे किसी से भी नहीं है, तो आप इनका रिलेशन जबरदस्ती मत बनवाइएगा, ठीक है। चलिए अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली आयोटा बोलते हैं। आप लोग को थोड़ा सा हम बस रिमाइंड कर दे रहे हैं चीज़ें कि आयोटा कहाँ से आया, कुछ बताना नहीं। जैसे आप लोग इंटर में पढ़े होंगे या 9 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, क्यों कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके जीरोज कैसे निकालते हैं या रूट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रीमेंट निकालते हैं। तो देखते थे कि डिस्क्रीमेंट अगर जो जीरो आता था तो दो रियल इक्वल रूट्स मिलते थे, डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन जीरो आता था तो क्या मिलते थे, डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स। बट जैसे ही डिस्क्रीमेंट लेस देन जीरो होता था वो क्या होता था, इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी रूट्स, नो रियल रूट्स। होता क्या है कि जैसे देखिए कोई एक चीज़ हम बता रहे हैं, कोई भी रियल नंबर हो, एनी रियल नंबर, कोई भी एनी रियल नंबर हो, अगर जो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे ना तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब कोई भी रियल नंबर हो अगर जो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये रियल नंबर होगा कभी, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा जी, -1। तो ये तो ऐसे फेल हो गया। और वैसे जैसे हम लोग जनरली जानते हैं √4 की वैल्यू क्या होती है, 2। अब कहेंगे √-4 की वैल्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना -1। हम √4 की वैल्यू 2 जानते हैं ना, √-4 की वैल्यू थोड़ी जानते हैं। तो 2 और इसी का नाम दिया गया आयोटा। कौन दिया था, आइलर, पता है ना, आइलर मैथमेटिशियन थे। तो उतना बस जानिए, ब्रीफली में जाने की जरूरत नहीं है कि आयोटा कहाँ से आया, ठीक है। आज डेस्टर भी सोच रहा है कि नए नए टीचर आए इसीलिए ये भी दूर भाग रहा है, क्यों, बड़ा प्रॉब्लम होती है पहला क्लास अटेंड करने में, बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं और सारा सिस्टम भी कंफ्यूज रहता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। देखिए अच्छा, आप लोग से क्वेश्चंस हैं कि क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, a+ आयोटा b। ए बी कहाँ से होना चाहिए, रियल से होना चाहिए, ठीक है। और अभी हम बताएंगे आगे, अभी पहले ये बताइए 2 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों नहीं है, नहीं, 2 को 2 + 0 × आयोटा लिख सकते हैं। ए बी क्या होना चाहिए, रियल से, इसीलिए हम बता रहे थे ए बी क्या होना चाहिए, रियल से। 0 तो रियल नंबर है ना, 2 भी क्या है, रियल नंबर है। तो हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें इसमें ए को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट, बी को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है और हर एक रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। नहीं समझ में आया, हर एक रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है, और हर एक रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब ही हम लोग को कंक्लूजन मिला कि रियल नंबर किसमें कंटेन है। बाबू समझ में आया कि नहीं। देखिए ए बी क्या होना चाहिए, रियल। यहाँ कंपेयर करिए a+ आयोटा b से, तो a बराबर क्या आएगा 2, b बराबर, ये तो दोनों रियल नंबर है, तो इसका मतलब सही है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हर एक रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल नंबर किसमें कंटेन कर गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में। समझ में आ गया। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को जानना जरूरी है। लिखना है कि मिटा देते हैं, किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ ले। नंबर सिस्टम को ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए जनरली अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अभी बताएं किस फॉर्म में होता है, x + iy या a + ib। x y कहाँ से होना चाहिए जी,
कोई भी लिख सकते हैं हम, एनी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, बट वो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अब देखिए इसका रियल पार्ट क्या होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। ये सब बहुत सारे अभी यूज करेंगे आगे सारी चीजें, इसलिए बता रहे हैं। z का जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, x होगा, और y का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, सॉरी z का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, y होगा। ठीक है, यहाँ से समझ में आया तक। अच्छा, हम लोग रियल एनालिसिस में पढ़े होंगे, कुछ चीज़ें बता रहे हैं अभी लिखा भी दे रहे हैं, अभी मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे हम लोग रियल एनालिसिस में फंक्शंस पढ़े थे ना, y इक्वल टू एफ एक्स, इसे बोलते थे क्या, दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और ये मैपिंग कहाँ से होती थी, रियल नंबर से f फ्रॉम r टू r, सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स, जिसे r को क्या बोलते थे, डोमेन, और ये क्या होता था, कोडोमेन। ठीक है, हम लोग इसी फंक्शन को कभी कभी बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब यही फंक्शंस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कैसे होता, ये जो y इक्वल टू एफ एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ हम करेंगे एफ जेड। जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो पहले क्या होता था, x कोई रियल नंबर, देखिए x के लिए चॉइसेस क्या है, रियल नंबर से आएगा, तो कोई भी रियल नंबर हम लोग पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा, रियल नंबर। ऐसे यहाँ इसका जो चॉइसेस है वो कहाँ से होगा, C से C पे, तो Z की जो चॉइसेस होंगे वो कहाँ से आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो इसमें जब हम लोग पुट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। समझ में आया, वहाँ रियल वैल्यूड फंक्शन होता था, यहाँ क्या होगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। जैसे हम मान लीजिए ऐसे लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस आई आयोटा वाई स्क्वायर। देखिए एक्स वाई रियल नंबर से है, अब इसमें जैसे एक्स वाई रियल से डालेंगे तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा ना। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। लिखना नहीं, अब यहाँ से आप लोग लिखिएगा नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ से आप लोग लिखना चालू कर दीजिएगा, ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि अब ये मेन टॉपिक है जिससे हम लोग को आगे जितने भी चैप्टर पढ़ाएंगे, जैसे एनालिटिक फंक्शन हुआ, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हुआ, रेजिड्यू हुआ, या सिंगुलरिटी निकालने के लिए, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ से सारी चीज़ें यूज होगी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग अभी बताए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, x प्लस आई वाई। अच्छा, इसको ऑर्डर्ड पेयर में भी ऐसे लिख सकते हैं, x y। आप लोग ये तो देखे होंगे कि नहीं देखे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग रियल एनालिसिस पढ़े थे तो हम लोग को खाली एक लाइन मिलती थी, एक लाइन ही मिलती थी ना। कहाँ से कहाँ तक होती थी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ध्यान से, इस केस में क्या होगा, x, देखिए ऑर्डर्ड पेयर, x एक्सिस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस, और y एक्सिस को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। देखिए x एक्सिस को क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस, y एक्सिस को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखिए हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्लेन में हम लोग फिट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू। देखिए रियल नंबर में आप लोग को एक लाइन मिलती थी और कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरा प्लेन मिलेगा। देखिएगा ध्यान से, सपोज कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले, मान लीजिए z बराबर 2 + 3i। इसका मतलब क्या, रियल एक्सिस पे कितने डिस्टेंस, 2। सपोज कर लीजिए रियल ये 2 हुआ, ठीक है, और इमेजिनरी एक्सिस पे कितना चल रहा है, 3, ये मान लीजिए 3। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे ना।
तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 और 3। देखिएगा ध्यान से, हम इसके बीच कुछ रिलेशन है तभी समझा रहे हैं। मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप बताइए, हम रिप्रेजेंट कर दें, कर सकते हैं ना। आप लोग कोई अपने से बताइए कोई एक एग्जाम्पल, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ। 2 क्या 5i, बिल्कुल। देखिए z बराबर 5i, इसका मतलब क्या है, इसमें रियल एक्सिस जो होगा वो क्या है, 0 है। तो रियल एक्सिस 0 मतलब y एक्सिस, x बराबर 0 क्या होता है, y एक्सिस होता है। और y एक्सिस पे कितना चल रहा है, 5 डिस्टेंस। तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, 0,5। समझ में आया बाबू? 1 मिनट, यहाँ हम थोड़ा लिख दे रहे हैं, 0,5 इमेजिनरी एक्सिस। अब इसी को हम बोलते हैं, देखिए 0,5 को कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा 5 या 5 आयोटा। समझ में आया? तो हर एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस प्लेन में फिट कर सकते हैं। ये पूरा प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन है। अब सपोज कर लीजिए क्या अपोजिट मिल सकता है, यहाँ हम मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? अच्छा, हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट यही होगा ना। देखिएगा ध्यान से, ये तो y एक्सिस पे नेगेटिव चलेंगे। मान लीजिए y एक्सिस पे नेगेटिव कितना चले, -3, और ये x एक्सिस का पॉजिटिव पॉइंट है ना, तो ये मान लीजिए कितना चले यहाँ से 3। तो ये पॉइंट क्या होगा, 3, -3। तो ये पॉइंट कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा, 3 - 3 आयोटा। समझ में आ रहा? मतलब हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से हो रहा। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्लेन में फिट कर सकते हैं। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग हमको इस प्लेन में एक पॉइंट मिलेगा, और हर एक इस प्लेन में मतलब इस प्लेन के हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो देयर इज ए 1 करस्पॉन्डिंग बिटवीन दिस पॉइंट ऑफ दिस प्लेन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब इन दोनों के बीच में 1 करस्पॉन्डिंग होगा। इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिल रहा है और इस पॉइंट करस्पॉन्डिंग एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। समझ में आया? और इसी प्लेन को हम लोग बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। क्या बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन या जेड प्लेन। समझ में आया? लिखना हो तो लिख लीजिए। टाइम होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि अगला नेक्स्ट क्लास भी लेना है। क्या? अरे फिगर उगर बना लो, क्या कुछ नहीं लिखना है तो मिटा देते हैं। समझ में आ गया ना? हाँ, बस समझ में आया तो लिखने की क्या ज़रूरत। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि सब कुछ समझ में आए तो लिखना ही है। तो एग्जाम में भी खाली समझ के बैठे रहोगे क्या, वहाँ तो लिखना पड़ेगा। तो ये तो सब समझने वाली चीज़ें है, एग्जाम में नहीं लिखा जाएगा। बट जो लिखने वाली चीज़ है उसके लिए मत ये सोचना कि ओवर कॉन्फिडेंस मत आ जाना कि अरे अब समझ में आ गया, अब नहीं लिखेंगे। नहीं तो एग्जामिनर भी कहेगा हम भी समझ गए, नंबर भी नहीं देंगे। क्यों? वैसे भी यूनिवर्सिटी में बहुत नंबर काटते हैं। आप लोग खुश नसीब हैं कि कोविड-19 आ गया। क्यों? बच्चे तो बहुत लकी अपने आप को समझ रहे होंगे। वो लोग सोच रहे हैं कि बार बार आए, बार बार एग्जाम ना देना पड़े। चलिए, देखो मेरे भी टाइम पे आया होता तो हम भी काफ़ी खुशी होते। हम भी एग्जाम को लेकर बड़ा लेजी रहते थे, सोचते थे कि थोड़ा डिले हो। तो ये सब होता है स्टूडेंट में, कोई कितना भी पढ़ाकू हो लेकिन फिर भी एक लेजीपन रहता है इंसान के अंदर। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, समझ सकते हैं आप लोग की प्रॉब्लम को। नेक्स्ट हेडिंग, यहाँ अब अभी तक कोई हेडिंग पढ़ा नहीं है ना। अब यहाँ हेडिंग डालिए कॉन्जुगेट।
थोड़ा मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बोर्ड भी छोटा। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी बताए हैं एक्स प्लस आयोटा। देखिए इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका रियल पार्ट क्या था जी, एक्स, और इमेजिनरी पार्ट क्या था, सॉरी आप लोग को समझ में आ रहा है कि खाली हम बोले ही जा रहे हैं? हाँ, नहीं तो बाद में शिकायत करो सर पता नहीं आए थे पढ़ा के पता नहीं क्या क्या पढ़ाए, कुछ समझ में ही नहीं आया। ऐसा नहीं है, आप लोग को कोई भी डाउट है तो पूछिए, यहीं पे डाउट क्लियर किया जाएगा। चलिए, x प्लस आई वाई, रियल पार्ट इसका क्या है, x है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, y है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट करने के लिए कुछ नहीं, हम लोग जो इसका रियल पार्ट रहता है वो ऐसे रहता है सेफ, माइनस लग जाता है उसके इमेजिनरी पार्ट में, दैट मीन्स x माइनस आई वाई। देखिए आई बोले आयोटा, लेकिन आई बोलना उतना सही नहीं है, बट कभी निकल जाए तो आप लोग गलत मत समझिएगा, आयोटा ये, ठीक है, x माइनस आई वाई। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा जी, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, देन z बार सेट टू बी, किसका कॉन्जुगेट होगा, z का, सिंपल सी बात है, ठीक है। z बार को हम लोग कॉन्जुगेट बोलेंगे किसका, z। कुछ प्रॉपर्टी है, देखिए ध्यान से एक एक चीज़ यूज होगा आगे, पहले बता दे रहे हैं अभी, तो आप लोग एकदम इसको सीरियसली लीजिएगा, नहीं तो हमको बेसिक पढ़ाने की क्या ज़रूरत, खुद ने हम आगे बढ़ जाते, लेकिन नहीं, हम मेरे एक सीधी सीधी फंडा है, हम पढ़ाते हैं कहीं भी, हम सोचते हैं कुछ भी पढ़ाएं बच्चों को समझ में आना चाहिए। ऐसे होता है कि मान लीजिए एनालिटिक फंक्शन से स्टार्ट कर दे, कुछ पता ही नहीं पीछे का सारी चीज़ें, तो बाद में बच्चे बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं कि नेबरहुड पढ़ा रहे हैं, लिमिट पॉइंट पढ़ा रहे हैं, डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस समझ में नहीं आ रहा, तो आगे कैसे समझ में आएगा। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा इसको सीरियसली लीजिएगा और समझिएगा। देन z बार इज सेड टू बी कॉन्जुगेट ऑफ z प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज फर्स्ट, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है कि सिंपल सी चीज़ है, प्रॉपर्टी हम लोग अपने से यहीं से बना देंगे, देखिएगा याद करने की जरूरत नहीं, यहीं से प्रॉपर्टी निकल जाएगा। z बार, देखिएगा ध्यान से, दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये क्या होगा जी, x प्लस आयोटा y, ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला है, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, z बार। और अभी तो मॉडुलस पढ़ाए नहीं है, लिख लीजिएगा, मॉडुलस पढ़ाएंगे अभी आगे यूज होगा। तो इसका क्या होता है, रियल पार्ट z का स्क्वायर प्लस, ठीक है, अच्छा एक बार हम कॉन्जुगेट किए तो समझ में आता है, हम 2 बार करें तो क्यों, कितनी बार, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड है। चलो हम 2 बार कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा वही घूम के, अरे z कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा जी, x प्लस, तो z क्या मिल गया, ये थोड़ा बोर लग रहा होगा, एग्जाम्पल नहीं करवा रहे हैं, अभी करवाएंगे एग्जाम्पल का, सब कुछ क्लियर ही हो जा रहा होगा, क्यों। अब ये भी बताएं कि चलो z इक्वल टू 2 + 3 आई, तो इसका कॉन्जुगेट बताओ, तो ये भी थोड़ा अजीब हो जाएगा नहीं। तो हम लोग 2 प्रॉपर्टी देख लिया, और भी देखते हैं। ये अभी यहाँ तक रोके हैं क्योंकि मॉडुलस नहीं पढ़ाए, अभी जैसे मॉडुलस पढ़ाएंगे तो आगे इसका फॉर्मूला निकाल देंगे, ठीक है। एक एक चीज प्रॉपर वे से चलना है। मैकेनिक्स भी पढ़ाएंगे आप लोग को, पता है ना। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए सेकंड ईयर का मैकेनिक्स।
थोड़ा बहुत रिवीजन करने के लिए, क्योंकि सेकेंड ईयर का थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे तभी। देखिए कोई भी चीज़ें होती है हम लोग को जो पिछले क्लासेस में पढ़ के आए उसी से रिलेटेड आगे होता है, ठीक है। बनाने वाले भी एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाए हैं कि बच्चे पढ़े और आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं। ऐसे नहीं कि अभी लेवल इतना है, बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी थर्ड ईयर में इतना कर देंगे, नहीं, तब तो बच्चे पागल हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर में एक पेपर रखा गया ग्रुप थ्योरी, थोड़ा थ्योरेटिकल है। उसके बाद सेकेंड ईयर में 2 पेपर देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और रियल एनालिसिस। अब इसमें 2-3 पेपर डाल देते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थ्योरी है, फिर मैट्रिक स्पेस थ्योरी है आपका। पूरा मैट्रिक स्पेस तो आप लोग को हाँ याद है, ये हो गया। हाँ देखना, तुम लोग रोने वोने मत लगना मैट्रिक स्पेस। और ऐसे मैम पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, सब कुछ समझ में आएगा। हाँ कुछ बच्चे होते हैं मैट्रिक स्पेस में याद करके चले जाते थ्योरम, तो जहाँ क्लोज स्फीयर होता है वहाँ ओपन स्फीयर लिख के आते हैं, और जहाँ ओपन स्फीयर वहाँ क्लोज, तो नंबर देगा एग्जामिनर, वैसे कट जाएगा। जहाँ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वहाँ लेस देन 0 करके आते हैं। तो यही सारी चीज़ें, कभी भी किसी चीज़ को, मतलब हमें नहीं कह रहे हैं कि याद करनी बुरी बात है, याद करना अच्छी बात है, बट समझ के याद करिए ताकि उसको अच्छे से लिख सके। ऐसे मुर्जवाने याद कर लिए तो कुछ भी जाके लिख देंगे तो उससे नंबर कटता है। और हाँ एक चीज़ बताएं आप लोग को, ये जो थ्योरम्स वगैरह है ना, समझ के आप नहीं लिख सकते, मतलब समझ सकते हैं लेकिन वहाँ प्रेजेंट कर पाएंगे नहीं जब तक प्रैक्टिस नहीं हो पाए। उसको कॉपी पे एक बार लिख के याद रखना, मतलब याद नहीं, 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। नंबर तभी अच्छा मिलता है। हमें नहीं कह रहे कि सारा कुछ समझ लीजिए आप कितना भी थ्योरम, बट उसको समझ के नहीं लिख पाएंगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तब लिख पाएंगे। तो आप लोग अभी से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का जल्दी आने वाला है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी यही सीन है, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी हुआ था ना, ये बताइए जी, जेड और जेड बार दोनों का सम करेंगे क्या आएगा, तुम बताओ। हाँ वेरी गुड, क्या आएगा, रियल आएगा, 2z आएगा। हाँ वेरी गुड, देखो 2x आएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, ये कौन सा 2 प्रॉपर्टी हुआ था ना, ये तीसरा लिख लीजिएगा। तो z प्लस z बार 2 रियल z। तुम बताओ जी, z माइनस z बार की वैल्यू, ओनली 2 आयोटा आएगा। क्या आएगा, 2 आयोटा y। देखो जी ध्यान कहाँ है तुम्हारा, कुछ करना नहीं था जी, कुछ करना था बस सब्सट्रैक्ट करना था। चलो हो गया, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हेडिंग मॉडुलस। मॉडुलस देखिएगा ध्यान से, अभी हम लोग लिख लीजिए तब बताते हैं। अभी हम बताए हैं कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, और हर एक आर्गेंट प्लेन का जो पॉइंट होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। चलिए ये हमेशा काम में आएगा, इसीलिए आप लोग देखिए, सपोज कर लिए कोई यहाँ पॉइंट है, z बराबर क्या होता है x प्लस आयोटा y। हम मान लीजिए x एक्सिस पे इतना डिस्टेंस कवर किया, y पे इतना, तो ये पॉइंट क्या बताएगा जी, x y। पेयर में लिखेंगे तो देखिए, इसीलिए हर एक कॉम्प्लेक्स, देखिए यहाँ जैसे z बराबर x प्लस आयोटा y, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में x y। इसका मतलब यही बताता है कि y i के साथ जुड़ा हुआ है, y इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो पॉइंट में तो हम लोग ऐसे कहीं रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, पॉइंट तो हमेशा क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर में, तो इसीलिए हम लोग x, y लिखते हैं, ठीक है। चलो तो देखो ध्यान से, अच्छा ये क्या होगा जी, ओरिजिन होगा ना,
ये मान लो A और ये C। अच्छा हम कहें ये ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं बिल्कुल। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है? √2 y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो हम मान ले रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये P मान लो, चलो रहने दो सही रहेगा। ये यहाँ से OP की डिस्टेंस क्या है? R है। तो R क्या होगा जी? रूट में x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल। तो R बराबर क्या होगा? √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, देखना ध्यान से। तो इसी को ही बोलते हैं Z मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट टू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस होता है वही उसका क्या होता है? मॉडुलस होता है। तो Z मॉडुलस देखो, Z कौन सा पॉइंट था? x, y। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाले, क्या मिला? और इसी को क्या बोलते हैं? R। क्यों? R तो माने है ना। देखो कोई भी पॉइंट लो, उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस निकालो उसी को हम बोलते हैं मॉडुलस। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर लो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में फिट करो और उसका डिस्टेंस कहाँ निकालो? ओरिजिन से। वो आपका क्या बताता है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड। ठीक है, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए 2 + 3 आटा, इसका बताओ तुम लोग क्या होगा मॉडुलस? सबको समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? R। चलो ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला जी? R² इक्वल टू क्या मिला? x² प्लस y²। क्यों? और देखो, देखना ध्यान से, R² इक्वल टू x² प्लस y²। पीछे जाके देखो किसके प्रॉपर्टी में? कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी में। x² प्लस y² किसके बराबर था? Z बार था ना। और R² को क्या लिख सकते हैं? मॉड Z का स्क्वायर। समझ में आया ना? देखो मॉड Z बराबर क्या माने हैं? R, तो इसका स्क्वायर मतलब मॉड Z का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा? Z बार। ये पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यूज होगा। और अभी से बता दे रहे हैं, ये फंक्शन ऐसा है कि 0 पे कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। अभी और आगे बताएंगे अभी कॉन्टिन्यूड। तो ये सब याद रखना, ध्यान रखना, मतलब लिख लो। समझ में आ रहा है ना? कहीं कोई भी कुछ हमको कैमरे का कुछ सीन पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें हम दिख भी रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। आप लोग कैमरा पे ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ दीजिएगा। ठीक है, लाइव। वो सब ऑफलाइन वालों के लिए हैं। कोई भी, चलो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहे हैं 0, इसका मॉड क्या होगा जी? मॉडुलस। बिल्कुल, 0 मतलब क्या? ओरिजिन ही है, तो ओरिजिन से ओरिजिन का डिस्टेंस भाई 0 ही होगा। कोई भी पॉइंट है अगर जो कोलिनियर हो जाते हैं, सॉरी कोलिनियर नहीं, जो कोइंसाइड कर जाते हैं, तो उनका डिस्टेंस हमेशा क्या? 0, मतलब उस पॉइंट पे लाई कर गया। अच्छा हम कहें 1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या होगा? 1 का मॉडुलस 1 होगा। वेरी गुड। देखो ध्यान से, अच्छा तुम लोग को ऐसे समझ में चाहिए, मॉडुलस रियल एनालिसिस में पढ़ोगे एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पढ़े हैं आप लोग? भूल गया। किसी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू। तो कोई भी रियल नंबर हो, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर जो हम कोई रियल नंबर का मॉडुलस निकालने के लिए दे रहे हैं, मतलब उसकी वैल्यू पॉजिटिव, वही वैल्यू आएगी किस नंबर साइन के साथ? पॉजिटिव साइन के साथ। हम कहेंगे कि 2 का मॉडुलस निकालो, तो क्या बताएंगे आंसर? 2। -2 का मॉडुलस क्या आंसर बताएंगे? 2। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो वेरी गुड, आप लोग काफ़ी समझदार हैं। हमको पढ़ाने में भी अच्छा आएगा, आप लोग समझदार हैं, है ना? इसको मिटा दे, लिख लिए थे आप लोग?
तो मॉडुलस का सीन समझ में आ गया ना आप लोग को? अच्छा लग रहा है पढ़ के जी कि बोरिंग लग रहा है? हाँ, अंदर अंदर ही जबरदस्ती बुलवा रहे हैं सर। चलो ध्यान से, अब हम लोग क्या पढ़े हैं कि कॉन्जुगेट, अभी इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ना है, सॉरी मॉडुलस पढ़े हैं ना। तो प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी वही लिख लीजिए कि मॉड जेड का स्क्वायर, अभी क्या बताया जी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखना ध्यान से। और ये किसके बराबर होता है? जेड जेड बार। तो मॉड जेड का स्क्वायर किसके बराबर होगा? जेड जेड बार, ठीक है। और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, ध्यान से इसको समझना। ये कितने बच्चे MSc BSc तक पहुंच जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। Z1 प्लस Z2 लिखने में हमको बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, स्लीप कर रहा है। आप लोग कभी लिखे हैं इस चीज़ को, इस पे? अभी आप मत लिखिएगा आप लोग, बस अभी हम बता देंगे कि कैसे ब्रेक होता है, ठीक है? सब आप लोग सीख जाएंगे। क्या हुआ जी? कोई प्रॉब्लम है? ये जेड ही है, आप लोग कुछ और मत समझ लीजिएगा। अच्छा, इसीलिए अरे जेड ही लिखेंगे भाई, यहाँ ये 2 है नीचे सफिक्स में, ठीक है? तो पूछना नहीं चाहिए। डर रहे हैं क्या कि मार ओढ़ देंगे सर? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। चलो भाई लो सही कर देते हैं। 1 लिखे हैं, अब 1 हो गया ना। देखो साइन इस पे कैसे लगाएंगे, ये मेन प्रॉपर्टी, इसका पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यूज होगा। और यही नहीं है, कभी हायर क्लासेस में भी जाएंगे ना, कंपटीशन देने या BHU का इंट्रेंस कुछ भी कहीं भी, तो उसमें भी इस पे पूछता है क्वेश्चंस। देखिए ध्यान से, ये हमारा मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, ठीक है? ये कैसे ब्रेक होता है? तो कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड के साथ अलग अलग ब्रेक होता है तो वो हमेशा ग्रेटर होगा। चाहे यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ अगर जो पॉजिटिव है, देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव साइन के साथ अलग अलग ब्रेक होता है तो वो ऑलवेज ग्रेटर होगा, ठीक है? और नेगेटिव के साथ ब्रेक हो अलग अलग तो ऑलवेज लेस होगा। यहाँ कुछ भी रहे बीच में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या होगा? ग्रेटर होगा, ये क्या होगा? लेस होगा। तो ध्यान रहेगा ना। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर ये लेस क्यों है? कोई काउंटर एग्जाम्पल बताइए, कुछ भी ले ले आप लोग। यहाँ हम लोग ले रहे हैं Z1 बराबर ले रहे हैं 2i, Z2 बराबर ले रहे हैं -3i। देखिएगा दोनों का सम करेंगे, क्या आएगा? -i का मॉड 1, इसका मॉड 2i मतलब 2 होगा, इसका मॉड क्या होगा? 3, दोनों का सम 5, ठीक है? तो ये ध्यान में रहना चाहिए आप लोग को, और ये यूज होगा आगे जितने भी क्वेश्चंस करवाएंगे उसमें ये यूज है, ठीक है? आप लोग हमको पहले एक बार और मिल चुके होंगे, क्यों? याद है? आए थे यहाँ पे? नहीं याद है? तब आप लोग को लगा नहीं होगा कि यही सर पढ़ाएंगे, लगा था? अच्छा, मैम बताई थी। हो गया जी? चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी आप लोग को ये चीज़ लिखवा रहे हैं, जब आगे पढ़ाएंगे ना तो कहेंगे कि हाँ सर सही बोल रहे थे, सारा तो चीज़ यूज हो रहा है। बिल्कुल यूज होगा, ठीक है? इसीलिए एक एक चीज़ बता दे रहे हैं। बस आज की क्लासेस बेसिक है, कल से हम लोग अपना टॉपिक पे
ये सब आएगा नहीं एग्जाम में, पहले बता दे रहे हैं। ये सब हम लोग को आज समझने के लिए, ताकि हम लोग आगे अच्छे से पढ़ सके, समझ के पढ़ सके। ऐसे नहीं हम आए थ्योरम प्रूव करवाते चले गए, आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया। और हाँ देखिए, ये चीज़ तो है, हम पढ़ा रहे हैं तो कभी भी पूछ सकते हैं आप लोग से, तो आप लोग पढ़ के आइएगा, पहले बता दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम पढ़ा दे रहे हैं, आप लोग कुछ पढ़े नहीं फिर भूल जाएं। कोई भी चीज़ होती है कंटिन्यूटी रखना चाहिए। जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो सब तैयार हो गया होगा, सब हमें नहीं कह रहे कुछ नहीं, लेकिन एक बार घर पे जाके दोबारा देख लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। और यही चीज़ें नहीं देखेंगे तो भूल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें भूल जाएगी कि अरे यहाँ कैसे आया कैसे। तो आप लोग यहाँ से जाने के बाद जब भी मौका मिले, खाना वाना बना के खा के आराम से सो कर मोबाइल वोबाइल चला के, उसके बाद में आराम से टाइम मतलब देख लिया करिए, ठीक है। जो पढ़ाते हैं बिल्कुल, आप लोग कौन मोबाइल नहीं चला रहा, सब चलाते हैं, वो तो नेसेसरी पार्ट हो गया है। लेकिन हाँ, आप लोग ज़्यादा मोबाइल भी मत यूज करिएगा, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पोलर फॉर्म। अब बेचारे जो ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं वो तो दिनों और फोनों में ही चलाते रह जाते होंगे, क्योंकि देखे हैं। और मतलब मेरे घर पे छोटे बच्चे हैं, उन लोग का सब छत पे धूप में छत पे जाके नेटवर्क पकड़ा रहे हैं। और इस समय ऐसा हो गया कि नेटवर्क भी सही नहीं है, गायब हो जा रहा है। बच्चे काफ़ी परेशान हो जा रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में, आप ऑनलाइन क्लासेस में, सॉरी। देखिए, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म आप लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर से। क्या होता है कि कोई भी, ये इसे बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। जो एक्स वाई फॉर्म में हो उसे क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। जो पोलर फॉर्म हो वो किस फॉर्म में होता है, आर थीटा। और ये क्या होता है, पेडल फॉर्म, वो किस में होता है, आर और पी में। याद करिए बीएससी फर्स्ट ईयर कर्वेचर। हाँ, तो ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में है। इसको हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अभी हम बताए हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा जी, यहाँ कहीं होगा, देखना ध्यान से। और ये क्या होगा, हम मान ले रहे हैं सपोज ये डिस्टेंस, ये नाराज है क्या, मिल नहीं रहा सीधे। देखिए ये ओरिजिन होगा, ये आर है, ये पी एक्स कामा वाई, ये एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस। और ये क्या होगा जी, ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग। अच्छा ये देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े ही होंगे, तो यहां से खुद निकाल सकते हैं आप लोग। आर की वैल्यू क्या होगी, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस, ओके कंप्लीट कर दे, 2 मिनट का तो, ओके। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आर की वैल्यू क्या होगी, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सपोज कर लीजिए ये एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, साइन थीटा बराबर निकालिए, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है जी, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, यहां से y की वैल्यू क्या होगी, और यहां से x की वैल्यू क्या होगी, पुट करो, क्या मिलेगा, r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। r कॉमन करो, क्या होगा, cos थीटा प्लस, कुछ पढ़े हैं आइलर फॉर्मूला, क्या होता है, r e की पावर i थीटा, ठीक है। यहाँ से आ गया, चलिए यहाँ तक फिर कल से कंटिन्यू करेंगे। इसको बंद कर दें अब।